हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर श्रद्धा पितेलिया। मैं एक त्वचा रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं फंगल इन्फेक्शन पे। फंगल इन्फेक्शन हम सबको हमारी लाइफ में कभी ना कभी हुआ है। ये एक एपिडेमिक की तरह पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में फैलता जा रहा है। पहले कई बार होता था कि ओपीडी में 2, 3, 4, 5 पेशेंट होते थे। आजकल तो कई बार होता है कि पूरी ओपीडी ही फंगल इन्फेक्शंस के पेशेंट की होती है। तो आखिरकार ये फंगल इन्फेक्शन होता क्या है? फंगल इन्फेक्शन, जिसको कॉमन लैंग्वेज में दाद या फिर खाज, खुजली इस तरह के टर्म्स से एसोसिएट करा जाता है, या फिर उसको कई लोग रिंग वॉर्म की तरह भी जानते हैं। ये कहाँ कहाँ आपको हो सकता है? ये खासकर हमारे बॉडी फोल्ड्स में होता है, जैसे कि अंडर आर्म्स या फिर जांघों के आसपास की जगह, कई बार हिप्स के बीच में जो हमारा फोल्ड होता है वहाँ पर। बट आजकल कई बार हमने पूरे फेस पे, आपके पेट पे, चेस्ट पे, बैक पे इस तरह के पेशेंट्स भी देखे हुए हैं। किसी किसी पेशेंट को 70 to 80% बॉडी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है फंगल इन्फेक्शन के कारण। अब हम बात करते हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन दिखता कैसा है। ये आपके स्किन के ऊपर एक राउंड निशान की तरह दिख सकता है जो रेड होता है। फंगल इन्फेक्शन पेरीफेरी में बढ़ता है, तो ये सेंटर से स्टार्ट होके साइड की तरफ प्रोग्रेस करता है। इसलिए कई बार इसकी मार्जिन्स के ऊपर आपको छोटे छोटे बम्प्स दिखेंगे, छोटे छोटे निशान दिखेंगे। उन निशान के ऊपर हल्की हल्की सी सफ़ेद पपड़ी आपको दिख सकती है। सो इस तरह के अगर आपको लेजन्स हैं तो इसको रिंग वॉर्म कहा जाता है या फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन होता कैसे है? तो जो फंगस होती है जिसके कारण रिंग वॉर्म या दाद होते हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट में होती है। ये आपकी हवा में पाई जाती है। कुछ फंगस की स्पीशीज़ पानी में भी होती है। कई बार यही फंगल इन्फेक्शन आप आपके पेट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे कि कई लोग कैट्स रखते हैं, डॉग रखते हैं। सो इनमें भी कई तरह की फंगस स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमें ह्यूमंस को असर कर सकती हैं। फंगल इन्फेक्शन कब कब देखा जाता है? मैक्सिमम टाइम हमारी कंट्री में मॉनसून सीज़न में, जब हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब ये बहुत कॉमनली मिलता है। उसके अलावा समर सीज़न में जब लोगों को पसीना ज़्यादा आने लगता है, या फिर आप कोई ऐसी क्राउडेड जगह में हैं, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हैं, कई बार हम ट्रेन्स में या बसेस में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी और गर्मी होने के कारण आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो उन सारी सिचुएशन में भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस होती हैं जिसमें आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि अगर आप जिम ट्रेनर हो या फिर आप जिमिंग करना या एक्सरसाइज करना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपकी बॉडी में स्वेटिंग ज़्यादा होने के कारण आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। कई बार एथलीट्स को भी इस तरह के फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा अगर आप लाइफ गार्ड या फिर इस तरह का आपका कोई जॉब है जिसमें आप गीले रहने का काम ज़्यादा है, तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। स्पेशली हाउसवाइफ्स में भी फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है। कई बार वो कंटिन्यूस किचन में काम करते हैं, बार बार हाथ धोने में आता है, पैर बार बार गीले होते हैं, तो उंगलियों के बीच में या फिर नाखून में फंगल इन्फेक्शन होना बहुत कॉमन पाया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे कि डायबिटीज़ या फिर आपको किसी तरह का इम्यूनोसप्रेशन है, कुछ एलर्जीज़ होती हैं स्किन की, जिसमें मोस्ट कॉमन एटोपिक डर्मेटाइटिस कहा जाता है, जिसमें आपको पूरी बॉडी में ड्राइनेस और इचिंग होती है। उन सारी कंडीशंस में भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ बीमारियां जिसमें आप स्टीरॉयड ले रहे हैं, कुछ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स आप खा रहे हैं, तो भी आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इन फंगल इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें हमारे हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी जॉब में हैं या फिर आप आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको लग रहा है कि आपके कपड़े गीले रहते हैं किसी कारण से, या आप बारिश में हैं और आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो इन सारी सिचुएशन में आपको आपका हाइजीन लेवल मेंटेन करना है। आप समर्स में कोशिश कर सकते हैं कि आप सुबह शाम 2 बार नहाएं, आप अपनी बॉडी को अच्छे से ड्राई रखें। अगर आपको लगता है कि आपको किसी जगह इचिंग ज़्यादा हो रही है, तो आप उन जगहों को ड्राई करके कुछ एंटी फंगल पाउडर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम लूज़ फिटिंग
क्लोथ्स पहनेंगे, स्पेशली कॉटन के कपड़े, जीन्स और टाइट क्लोथ्स या पॉलिस्टर के बने हुए कपड़े जितना अवॉइड कर सकते हैं वो आप करेंगे। आपकी स्किन जितनी ब्रीथ कर पाएगी, जितनी हवा लगेगी, उतना आपको फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। उसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे इचिंग है या फिर आपको बॉडी फोल्ड्स में कोई रैशेज हैं तो आप स्टीरॉयड क्रीम जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। अगर हम ये स्टीरॉयड क्रीम लगाना चालू कर देते हैं तो कई बार अगर फंगल इन्फेक्शन है तो वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। जितने टाइम तक आप क्रीम लगा रहे हैं तब तक तो आपको रिलीफ रहेगा, बट जैसे ही आपने स्टीरॉयड क्रीम बंद करा वो एक फ्लेयर करके आपकी पूरी स्किन में फैल जाता है। आपको बहुत अनकंट्रोलेबल इचिंग होती है और आप उसको रिलीफ करने के लिए और स्टीरॉयड क्रीम लगाते जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल बन जाती है जिसमें आप क्रीम को छोड़ ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे ये क्रीम आपके फंगल इन्फेक्शन को बढ़ा देती है और आपकी स्किन को भी और ख़राब कर देती है। तो हमें स्टीरॉयड क्रीम से बचना है। उसके अलावा स्क्रैचिंग भी जितनी कम से कम हो हमें करना है, क्योंकि अगर हम स्क्रैच करेंगे तो फंगस हमारे नाखून में घुस सकती है, उससे नाखून का इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह भी अपना इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है वो कि हमारे जो कपड़े हैं या हमारा नैपकिन है या हमारा टॉवेल है वो हम सेपरेट रखें, ताकि आप आपके फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्शन ना स्प्रेड करें। आप जब शावर ले रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आपका सोप अलग यूज़ करना है। कोशिश करें कि नहाने के बाद आपका जो भी वॉश एरिया है, आपका बाथरूम है, उसका पानी वाइप कर दें, ताकि जो भी पर्सन आपके बाद नहाने आ रहा है उसको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएं। अब हम बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको छोटा सा निशान है या फिर बहुत ही इनिशियल स्टेज में इन्फेक्शन हुआ है तो कई बार क्रीम से ही आपको रिलीफ मिल जाता है। आजकल मोस्ट कॉमनली जो फंगल इन्फेक्शंस हमारे पास आते हैं वो ऑलरेडी कई तरह के स्टीरॉयड क्रीम्स यूज़ कर चुके होते हैं और उनको कई सारे बॉडी पार्ट्स पे ऑलरेडी वो फैल चुका होता है। उसके अलावा ऐसे भी कुछ पेशेंट्स होते हैं जो ट्रीटमेंट ले चुके हैं बट उनको दोबारा या तीसरी बार फंगल इन्फेक्शन हुआ है। सो उन सब केस में हमें ओरल टैबलेट्स भी लेनी पड़ती हैं और उसके साथ साथ क्रीम, सोप, एंटी फंगल पाउडर और इन सब का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। टैबलेट्स जैसे कि टर्बिनाफिन टैबलेट, इट्राकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, इस तरह की हमें टैबलेट लेनी पड़ती है। क्रीम्स में जैसे कि ललीकोनाजोल, कीटाकोनाजोल, सर्टाकोनाजोल क्रीम्स आती हैं। सोप या बॉडी वॉश भी कई तरह के आते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एंटी फंगल पाउडर आते हैं जैसे कि जिसमें सर्टाकोनाजोल या क्लोट्रिमेजोल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं। आप उन सब चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली आपकी बॉडी फोल्ड्स एरिया में। ये सब मेडिसिन कम से कम 6 to 8 वीक्स चलती हैं। उसके बाद भी हम लोग धीरे धीरे करके पेशेंट्स की ये दवाइयाँ कम करते हैं। कई बार फंगल इन्फेक्शन हमें लगता है कि ख़त्म हो गया है, हम उसकी दवाई जल्दी छोड़ देते हैं एंड थोड़े ही दिनों में वो वापस आ जाता है। इसलिए जब हम डॉक्टर्स की सलाह लेते हैं तो डॉक्टर्स कई बार हमें बोलते हैं कि आप उसको थोड़े दिन और यूज़ करें। पहले आपकी टैबलेट बंद होगी, धीरे धीरे आपकी क्रीम्स बंद होंगे। उसके बाद भी कई बार समर सीज़न या मानसून सीज़न में ये रिकमेंडेड होता है कि हम सोप या डस्टिंग पाउडर कंटिन्यू करें ताकि हमारा फंगल इन्फेक्शन वापस नहीं आए। सो आप जब भी इस तरह का कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, आप अपने डर्मेट को ज़रूर कंसल्ट करें। कौन सी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, कितने डोज में स्टार्ट करनी है। कई बार हम ऑलरेडी कुछ दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसमें हमारी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या हार्ट की कोई मेडिसिन चल रही होती हैं या फिर प्रेगनेंसी होती है। उन सब केसेस में आपको डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन अवॉइड करने के लिए कहेंगे। सो आप हमेशा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन से ही ओरल मेडिसिन स्टार्ट करें। सो ये सारी जानकारी मिलने के बाद आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कैसे करना है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही है कि जो हम ओवर द काउंटर स्टीरॉयड क्रीम्स लगाते हैं उनका यूज़ हम जितना कम से कम या हम नहीं करेंगे तो वो आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।